नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस हिंदी के लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं अभी संधि के बारे में। और आज हमारी तीसरी संधि चलेगी जो है कि विसर्ग संधि। देखते हैं विसर्ग संधि क्या होती है। इससे पहले हम दोनों संधि कर चुके हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। अगर आपने हमारे संधि के नहीं देखे दोनों प्रीवियस लेक्चर तो आप प्ले लिस्ट में जाके इनसे पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में देख सकते हैं। चलिए तो आज देखते हैं हम विसर्ग संधि के बारे में। ये संधि का तीसरा पार्ट है जिसमें कि आज ही हम इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं विसर्ग संधि की डेफिनेशन क्या कहती है। विसर्ग संधि की डेफिनेशन सिंपल वही जैसे हमारी पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि की डेफिनेशन थी, वही विसर्ग संधि की डेफिनेशन कहती है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर क्या होता है, संधि में विकार उत्पन्न होता है। विकार मतलब परिवर्तन, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो वो जो परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन को बोला जाता है विसर्ग संधि। क्यों? क्योंकि ये विसर्ग के बाद आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिया निहि प्लस आहार, ये आपका विसर्ग आपको दिखाई दे रहा है। ये विसर्ग के बाद हमने कहा भाई कोई भी स्वर या व्यंजन आ सकता है, कोई भी स्वर या व्यंजन आ सकता है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिलहाल तो इस बात को भूल जाइए कि यहाँ पे इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये जैसे निहि प्लस आहार मिलके बनाता है आपका निराहार, सेम ऐसी दुहु प्लस आशा मिलके बनाता है आपका दुराशा, तप प्लस भूमि मिलके बनाता है आपका तपोभूमि, और मनः प्लस योग मिलके बनाता है आपका मनोयोग। इस ओ की मात्रा पे ध्यान देना जरूरी है, देंगे हम। ये आपको याद दिलाएगी किसकी? स्वर संधि की याद दिला सकती है ना, वहां मत जाना। अब यहाँ पे आ जाओ विसर्ग संधि में। तो चलिए देखते हैं फिर विसर्ग संधि के प्रकार कितने होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, यानी कि इसके कितने भेद होते हैं। टोटल हमने जो डिसाइड किया, मतलब ऐसा नहीं एक दो, किसी बुक में कुछ होता है, किसी बुक में कुछ होता है, किसी में कोई लिया, किसी में कोई लिया, लेकिन एक स्टैंडर्ड जितने क्वेश्चन हमने देखे हैं अभी तक उतने क्वेश्चनों के लिए करीब इसके 7 या 8 भेद होते हैं, मतलब 8 प्रकार की होती है जो हमने लिए हैं। उसमें ऐसा जरूरी नहीं कि बिल्कुल 8 ही होते हैं या 7 ही होते हैं या 9 होंगे, एक आधा किसी बुक में आगे पीछे हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक आधा हमने ना लिया हो, एक आधा किसी और बुक ने ना लिया हो, तो ये चलता रहता है। चलिए तो देखते हैं इसके कितने भेद होते हैं। तो विसर्ग के टोटल हमने ये 8 प्रकार लिए हैं। पहला विसर्ग का ओ हो जाना, यानी कि जहां पे भी विसर्ग आता है, जैसे अभी हमने लिखा था निहि प्लस ये करके, उसका ओ हो जाना। अभी एग्जाम्पल लिया था ना मनः प्लस योग वाला, मनः प्लस योग, तो क्या बनाया था हमने इसका? मनोयोग। तो ये वाला जो है कि ये जो ओ की मात्रा हो गई थी, विसर्ग की जगह तो ओ की मात्रा ही, बाकी योग तो एज इट इज लिखा हुआ था, और मन है इधर लिखा हुआ था मन, तो ये मन के साथ जो ओ की मात्रा हुई, तो पहले वाला होता है विसर्ग का ओ हो जाना। किस कंडीशन में होता है वो देखेंगे अभी। दूसरे में विसर्ग का रे हो जाना, तीसरे में विसर्ग का श हो जाना। श कौन से वाला है? ये तालु है, मूर्धा है, दंत है, कौन सा है? ये तो आपको पता होना चाहिए ना, तालु मूर्धा दंत कौन से वाला है। चलिए भाई साहब, ये तालु वाला है। अब ये विसर्ग का श हो जाना, ये श, श और स, इन तीनों में हमेशा ही बात करता आया हूं मैं। नेक्स्ट वाली में, फिफ्थ में, इसका स हो जाना, यानी कि दंत मूर्धन्य, ये तालु वाला श। विसर्ग का लोप हो जाना, यानी कि विसर्ग गायब ही हो जाएगा। लेंगे एग्जाम्पल हम इसके। एक में विसर्ग में परिवर्तन न होना, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक में लुप्ताकार का आना, यानी कि लुप्ताकार आ जाता है। लुप्ताकार देखेंगे क्या होता है। ये शब्द आपने मेरे मुंह से पहली बार सुना होगा इस पूरी अभी तक के लेक्चर सीरीज में। वर्णमाला में भी हमने शायद लुप्ताकार नहीं पढ़ा था, बट अब देखते हैं कि लुप्ताकार क्या होता है। चलिए तो सबसे पहले वाला देखते हैं, विसर्ग का ओ हो जाना। तो विसर्ग का ओ हो जाने की जो कहानी है वो क्या कहती है कि विसर्ग का ओ कब होता है विसर्ग संधि में, कि विसर्ग से पहले क्या आ जाए, आपका ए स्वर आ जाए। विसर्ग से पहले ए स्वर का मतलब है कि जैसे कहीं पे भी विसर्ग लिखा हुआ है, जैसे हम करते हैं ना यहाँ पे, और इससे पहले यहाँ पे कोई ए स्वर आता है, ए खाली ए, आ नहीं, ए स्वर आता है, तथा बाद में इसके बाद में क्या आ जाए यहाँ पे, या तो ए का ऐसे ही, विसर्ग से पहले भी ए हो, विसर्ग के बाद भी ए हो। यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो। तीसरा चौथा पांचवा वर्ग में बहुत बार बता चुका हूँ, दोबारा बताने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा वर्ग हो, चौथा वर्ग हो या पांचवा वर्ग हो, किसका? व्यंजन का। ये भूल मत जाना भाई, कभी से कुछ और समझने लोगो। व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो, और साथ में अंत्यस्थ। अंत्यस्थ में कौन कौन से होते हैं? ये, र, ल, व, ये चारों, और ऊष्म का कौन आ जाए? है आ जाए। ऊष्म के बाकी 3 कौन से हैं? श, श, स, ये तीनों ना होके सिर्फ कौन आ जाए यहाँ पे? ऊष्म का है हो। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये आपका जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन कहती है। अब हम कहेंगे भाई हमें तो एग्जाम्पल देके बताओ ना। चलो जी एग्जाम्पल देके बताते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया
मन है प्लस कूल। अब देखो भाई साहब, ये क्या है आपका विसर्ग। विसर्ग से पहले अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये जो खाली न है आपका, ये बेसिकली आपका क्या है, इसमें से एस वर्ड निकलेगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, विसर्ग हो रहा है। और विसर्ग के बाद यहाँ पे भी कौन है, एस वर्ड है या नहीं है, यही तो हमारा है। अब तो इसका क्या होगा, ये जो विसर्ग है किस में परिवर्तित हो जाएगा, डेफिनेशन कहती है, क्योंकि देखो विसर्ग से पहले भी ए है, विसर्ग के बाद भी ए है, तो ये किस में परिवर्तित होगा, ओ की मात्रा में। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि जब ये मैंने और इसके बाद क्या आएगा भैया, ये मिलके क्या हो जाता है, ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ओ की मात्रा में। यही तो होता है। आगे क्या है, अपना नुकूल। तो जब हम इसको करेंगे ये मात्रा इसको दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, मनोनुकूल। मनोनुकूल का मतलब मन के अनुकूल, कि मेरा जो मन है उसके अनुसार अगर कोई कार्य होता है तो मैं उसे कहूं मनो अनुकूल। समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हैं। एग्जाम्पल की तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारे पास भाई, एग्जाम्पल तो जितने ज्यादा करेंगे हम उतना अच्छा होगा। चलिए मैं फिलहाल इसको थोड़ा सा यहाँ से भी चेंज कर देता हूँ। तो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, अब इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। भाई पहला एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, कि जी तप प्लस बल, ये है। अब देखो आप, विसर्ग से पहले कौन है यहाँ पे, पूरा का पूरा पै है, पै में, लेकिन क्योंकि पूरा पै है तो इसका मतलब इसमें कोई मात्रिक रूप है नहीं, कोई और मात्रा तो नहीं है, सिर्फ खाली पै है। पै है तो इसका मतलब सीधा सा है कि इसमें भैया ऐश्वर होगा ही होगा। तो विसर्ग से पहले आपका ऐश्वर आ गया, प्लस आगे की तरफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आगे की तरफ लिखा हुआ है आपका बै। बै आपका किस में आता है, कौन से वाले में आता है भैया, तो बै कौन से वाले में आता है, आपको पता होना चाहिए, पै वर्ग का है। और पै वर्ग में कौन कौन आते हैं, पै फै, अरे क्या लिख रहा हूं मैं भी यार, पै फै बै भै मैं, यही होते हैं। अब देखो बै कौन से वाले में है, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर का मतलब ये वाला। तो सीधी सी बात है कि भैया ये क्या बन जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओ की मात्रा में चला जाएगा। तो ये तप है, ये निकला ये, और ये दोनों क्या बना देंगे, ओ की मात्रा। आगे क्या रह जाएगा आपका, बल अधूरा, बल रह जाएगा उधर, तो क्या बन जाएगा आपका, ये जब इस पे मात्रिक रूप आएगा तो ये तपोबल, ये बनेगा आपका तपोबल। सेम ऐसे ही तप है प्लस भूमि, भय कौन से नंबर पे, अब आप देख लो यहाँ पे, ये तो निकलेगा ही निकलेगा, जैसे इसका तप का निकला, तो भय कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका तपो भूमि। इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। चलिए जी आगे, मन है प्लस योग। इसमें भी सीधी सीधी बात है कि न के बाद कौन है, ऐश्वर है, प्लस आपका कौन हो गया, विसर्ग, और योग ये रह ले वे अंत्यस्थ का ये, तो ये आ गया। तो यानी कि ये दोनों किस में परिवर्तित हो जाएंगे, ओ की मात्रा में। जब ये ओ की मात्रा में परिवर्तित होंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, मनो, क्योंकि न के ऊपर जाएगी ना मात्रा, मनोयोग। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेम ऐसे ही ये क्या है, यह के बाद, क्योंकि यह पूरा है तो इसके बाद क्या होगा, इसमें एक ए का स्वर होगा, ए का स्वर है तो वो क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो द, और द इसमें कहाँ आता है, अगर आप द वाले को देखेंगे तो त थ द ध, त थ द ध न, तय वर्ग का तीसरे नंबर पे कौन है, द, यही तो है तीसरे नंबर का, तो ये भी किस में जाएगा, ओ की मात्रा में जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, पयोद। पयोद का क्या मतलब होता है वो आप कमेंट करेंगे भाई, इतना तो आप कर ही लेंगे। चलिए जैसे इधर मन है प्लस हर, तो यहाँ पे तो ए निकलेगा ही निकलेगा स्वर, प्लस विसर्ग हो गया, प्लस आगे कौन है, ये है कहाँ है, ऊष्म का है, यहाँ पे देखो ऊष्म का है, तो ये किस में बदल जाएंगे, ओ में। तो ये क्या हो जाएगा, मनो, और आगे आपका हर। तो इसलिए भाई साहब जिस भी आदमी का नाम मनोहर है वो अपना देख लो कि उसका नाम कैसे बनता है, मन है प्लस हर मिला के मनोहर बनता है। और मनोहर का मतलब क्या होता है, मन को हरने वाला, मनोहर। तो मनोहर भाई आपका नाम ऐसे बनता है, देख लेना जरा कैसे बनता है, सीख जाओ मनोहर। चलिए खैर, ये हो गया आपका पहला कि विसर्ग का ओ हो जाना। मुझे लगता है कि इतने एग्जाम्पल में आपको आ जाना चाहिए, कि इससे ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब यहां तक तो ठीक है भाई, विसर्ग का ओ हो गया, लेकिन
क्योंकि विसर्ग संधि में क्या होता है, थोड़े से अपवाद ज्यादा आ जाते हैं। विसर्ग संधि इसलिए लोगों को कठिन लगती है क्योंकि इसमें एक दो अपवाद होते हैं। अपवाद यानी कि जहां पे ये वाला रूल नहीं चलेगा, जिसमें कि विसर्ग का ओ हो जाने वाला रूल नहीं चलेगा, वो अपवाद देखते हैं कि वो अपवाद कौन सा है। क्योंकि हमें तो वो भी जरूरी है ना, क्योंकि क्वेश्चन वाला हमें क्या कराएगा, फंसाएगा। तो वो हमेशा हमेशा ऐसे ही जो भी एग्जाम, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन देना पसंद करूंगा जिनमें कि बच्चा कंफ्यूज हो और गलत करे, क्योंकि वही सही करेगा बच्चा जिसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि उसे कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए तो इसके अपवाद जरूर देखते हैं। अब अपवाद कौन से होते हैं, दो अपवाद होते हैं। कौन कौन, एक तो पुनः है और दूसरा होता है अंतः। यानी कि जब इनका कोई संबंध आता है, पुनः का और अंतः का, देखो इसमें न में ए निकला हुआ, इसमें तय में ए निकलेगा, निकलेगा, ये तो हम इतनी बार कर चुके, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों का निकलेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि इनका जब भी इनमें से कोई आएगा, ये ओ में परिवर्तित नहीं होगा, ये किस में परिवर्तित होगा, ये रे में परिवर्तित हो जाता है। ये बात याद रखना आप, ये रे में परिवर्तित होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। पुनः, एग्जाम्पल में देखते हैं हम, पुनः प्लस मुद्रण। तो पुनः मुद्रण में आप ध्यान करो जरा, पुनः मुद्रण कैसे लिखा जाता है। पुनः, ये जो विसर्ग है इसका रे हो जाता है, रे में ये हलंत वाला रे है, मैं माफी चाहूंगा, इसको जरा देख लीजिएगा। तो मुद्रण ये ऐसे बन जाता है। आप कहोगे यार ये समझ में नहीं है, पुनः मुद्रण क्या होता है। पुनः मुद्रण मतलब दोबारा से छापना, मुद्रण करने वाला, छापना एक तरीके से वो है। चलो ये आपने ये जरूर पढ़ा होगा, ये वाला एग्जाम्पल आपको जरूर समझ में आएगा। पुनः जन्म, और इसको आप क्या लिखते हैं, अगर आपने देखा होगा तो इसको आप क्या लिखते हैं, पुनर्जन्म। और न बन जा मेरे भाई, ये लो जी, पुनर्जन्म, ये लिखते हो ना, ऐसे ही लिखते हो ना पुनर्जन्म को, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो रे हुआ है ये क्या है बेसिकली, अब बताता हूं कि वो रे में परिवर्तित हो जाता है। देखने के लिए यहाँ पे देखो, देखो अभी मैं बताता हूं आपको। विसर्ग है, विसर्ग के इधर कौन है, जय, और विसर्ग से पहले कौन है, न। तो न पूरा है, न जब पूरा है तो इसमें से क्या निकलेगा, यहाँ पे स्वर निकलेगा ए। अब ए स्वर के बाद विसर्ग, और विसर्ग के बाद कौन है, जय। जय किस में आता है, च वर्ड में, जिसमें कि क्या है, च, छ, जय। कौन से नंबर का हो गया, ये तीसरे नंबर का हो गया। तो नियम तो लगना था ये वाला कि भाई विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग से पहले कौन है, ए स्वर है, और विसर्ग के बाद कौन है, तीसरे नंबर का है। तो होना क्या चाहिए था, विसर्ग का होना क्या चाहिए था, ओ में परिवर्तित, यानी कि ये क्या होना चाहिए था, पुनोजन्म बनना तो ये चाहिए था, पुनोजन्म। इसमें कोई गलती तो नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि अपवाद है भाई, अपवाद है तो ये पुनो नो में न जाके ये क्या हो जाता है, ये भाई साहब खाली विसर्ग रे में बदल जाते हैं, किसमें, हलंत वाले में। जब ये हलंत वाले में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे पुनर्जन्म। लेकिन हमने हमेशा क्या कहा है कि जहां पे भी अधूरा रे हो, यानी कि अनपढ़ रे हो, वो दूसरे के सिर पे चढ़ के बोलेगा, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म। तो ऐसे ये पुनर्जन्म बनता है। अब मेरी बात समझ में आई आपको कि भाई ये क्यों ऐसा बना, तो ये इसलिए ऐसा बना। ऐसे ही एग्जाम्पल आपका कौन सा होता है, दूसरा, ये पुनः के साथ होता है और दूसरा होता है अंतः के साथ। अब अंतः वाले एग्जाम्पल कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका, चलिए मैं बताता हूं, एक तो ले लिया आपने अंतः प्लस धान, और दूसरा आप ले लेते हैं अंतः प्लस, और अगला है अग्नि। चलिए दो एग्जाम्पल को और देखते हैं, क्या कहता है एग्जाम्पल, अंतः प्लस ध्यान। अगर आप नियम से चलोगे तो तय में ए निकलेगा ही निकलेगा, प्लस विसर्ग आएगा, और क्या आएगा, ध। और ध कहाँ पे होता है, त, थ, द, ध तो वैसे भी चौथे नंबर पे है, तो होना क्या चाहिए था, इसका ओ में जाना चाहिए था, लेकिन ये ओ में ना जाके कहाँ पहुंचता है भाई साहब, ये पहुंचते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ये अंतः प्लस विसर्ग किस में बदल जाएगा, रे में, और आगे है धान। तो ये क्या हो जाएगा, अंतः, और वो अधूरा है तो ऊपर चला जाएगा अंतः धान। तो ऐसे ही अंतः ध्यान बनता है। समझ गए मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं। अब आगे, अब अगला हम लेते हैं, ये अंतः प्लस अग्नि, ये अंतः है भाई, ये अंतः प्लस अग्नि। तो ये अंतः क्या हो जाएगा, अंतः तो है ही, प्लस विसर्ग का क्या हो गया, रे में परिवर्तित हो गया हलंत के साथ, और इधर से अग्नि।
अब देखो ये हलंत के बाद ए का जो स्वर है ये इसको मिलके इसको पूरा कर देगा, इसलिए सिर पे जाके नहीं चढ़ेगा, याद रखना इस बात को। तो क्या हो जाएगा, अंतर अग्नि। तो अंतरग्नि हो जाएगा इस तरीके से, ये न है भाई, ये अंतरग्नि हो जाएगा। तो खैर ये दो अपवाद थे, ये अपवाद आपको याद रखने हैं कि, और अपवाद बस ये दोनों पुनः प्लस अंत है, ये इन्हीं वाले में विसर्ग का ओ नहीं होता, बाकी सब में होता, बाकी सब में ये रूल चलता है। चलिए जी, ये तो हमने देखा अभी तक विसर्ग का ओ हो जाने वाला, इसमें एक हमने वो भी देख लिया, अपना अपवाद भी देख लिया। तो सेकंड हम देखते हैं विसर्ग का र हो जाना, कि विसर्ग का जब र होता है वो किस किस कंडीशन में होता है और कैसे होता है। तो विसर्ग का जो र होने वाली कंडीशन है वो कब आती है, विसर्ग का र कब बदलता है, कि जब विसर्ग से पहले ए या आ ना हो। हर बार जरूरी नहीं कि होना ही होना है, इस बार ए या आ से अन्य कोई भी स्वर हो, और ए और आ से अन्य स्वर कौन कौन सा होता है आपका, ई उ री ए आई ओ औ, इनमें से कोई भी हो विसर्ग से पहले, और उसके बाद विसर्ग के बाद क्या हो आपका, या तो आ हो, और मैंने आ लिख दिया, आ हो, ऊ हो और बड़ा ऊ हो, ये तीन तो स्वर हो, और इससे अलग वही तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो, या अंत्यस्थ लय हो, ऊष्म का कोई ना हो, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है आपका, रे में परिवर्तित हो जाता है हलंत के साथ। अब आप कहोगे यार ऐसे तो समझ में आई नहीं बात, एग्जाम्पल हो तो हमारी समझ में आ जाएगी, ये हमने लिख ही रखा है, तो रूल के हिसाब से चलते हैं हम, तो हमें तो अपना पता है कि हमें क्या क्या करना है। तो चलिए 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हम कुछ करने वाले हैं सॉल्व इसके लिए, जैसे निहि प्लस आशा है, तो आप सीधी सी बात है यार, हमारा तो वही तरीका रहेगा पुराना कि हम एक एक करके देखें। अब मुझे पता है कि भाई ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद कौन है, आ है, ये मेरी ये वाली बात आ गई, और विसर्ग से पहले कौन है, अगर आप देखोगे तो ये न प्लस ई तो है, तो विसर्ग से पहले कौन है, ई, विसर्ग के बाद कौन है, आ, तो ये इसमें बिल्कुल फिट बैठता है। और जब ये बैठता है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, रै में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कहता है कि भैया मैं तो नी रहूंगा ही रहूंगा ऐसे, प्लस यहाँ पे रै आ जाएगा, और प्लस आगे क्या है, आशा। तो अब रै क्या है, व्यंजन, व्यंजन को किसका सहारा मिल गया, आ का, स्वर का, तो ये क्या बन जाता है, नी तो पूरा रहेगा, और ये रा बन जाएगा, और आगे शा हो जाएगा, तो ये बन गया निराशा, निराशा। देखिए हमने पहला ही कितना नेगेटिव वर्ड लिया, निराशा, निराशा होने की जरूरत नहीं है भाई, पॉजिटिव रहना चाहिए, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। चलिए निराशा हो गया। जैसे नी प्लस धन, तो नी प्लस धन में क्या है, नी प्लस धन, हमें पता है कि भैया विसर्ग के पहले कौन है, छोटी ई की मात्रा, आगे कौन सा है, ध, त थ द ध, चौथे नंबर का, तो चौथे नंबर का ये रहा, क्या बन जाएगा, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधे न में, यानी कि ये हलंत के साथ नी प्लस ये निर प्लस धन हो जाएगा। और जब ये आधा होता है तो कहाँ जाता है, दूसरे के सिर पर नृत्य करने के लिए चला जाता है, तो ये हो जाएगा निर्धन, जिसके पास धन ना हो वो होता है निर्धन। समझ में आई बात। दोनों एग्जाम्पल में अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो भाई दोबारा से देखो और समझो। आशी प्लस वाद, आशीर्वाद मिलेगा भाई, कैसे, देखिए आशी प्लस वाद, यहाँ पे क्या है, विसर्ग से पहले कौन है, बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा है ना, उसी का तो स्वर है, तो बड़ी ई की मात्रा भाई ए और आ नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो। तो यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा आ गई, और विसर्ग के बाद कौन है, वे, ये रहा, अंत्यस्थ का वे हो गया। तो ये जो विसर्ग है किस में परिवर्तित हो जाएगा, रे में, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, आशी तो हमारा है ही, प्लस रे आ गया, और आगे हमारा वाद आ गया। और जब भी ये आता है तो ये हलंत के साथ है, पीछे स्वर है नहीं, यानी कि अधूरा ज्ञान के साथ है, तो क्या करेगा ये, वाद में इसके सिर पे जाके नाचेगा, तो बन गया हमारा आशीर्वाद, मिल गया हमें भोलेनाथ का आशीर्वाद। जिसका भी लेना भाई उसका ले लेना, जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान का आशीर्वाद है ये। कभी ये कहने लोगों मैंने भोलेनाथ का ही नाम क्यों ले दिया, ऐसा कुछ नहीं है, जिसे तुम मानते हो उसका आशीर्वाद मिल गया, माँ बाप वगैरह जो भी जैसे भी मानते हो। चलिए आशीर्वाद मिल गया। अब जब आशीर्वाद मिल गया तो भाई पेपर भी निकालना ही है हमें। अगला कौन सा है, दुहु प्लस उपयोग। अरे दुहु प्लस उपयोग में कौन सी बड़ी बात आ जाएगी यार, दुहु प्लस क्या है, उपयोग। भाई हमें पता ही है ऊ की मात्रा है, तो विसर्ग से पहले कौन सा है, छोटा ऊ, तो छोटा ऊ भी है क्योंकि ए और आ के अलावा कोई स्वर है।
और प्लस उसके बाद विसर्ग के बाद कौन होना चाहिए, विसर्ग के बाद देखो यहाँ पे कौन है, आ या ऊ भी तो हो सकता है, ये रहा ऊ और बड़ा ऊ भी हो सकता है, तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। फिट बैठता है तो ये जो विसर्ग है किस में परिवर्तित हो जाएगा, रे में। तो भैया अपना दू तो प्लस है, ये रे यहाँ आ गया हलंत के साथ, और ये क्या है, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, ए कहाँ से लिखने लग गया मैं, ये हो गया उपयोग। अब इस रे को किसका सहारा मिला, बेचारे इस गरीब स्वर का, ऊ का, तो यानी कि ये ऊ की मात्रा में परिवर्तित होगा, और जब ये ऊ की मात्रा में परिवर्तित होगा तो ये क्या लिखा जाएगा, दु रूप योग। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे लिख दिया, ये दुरु, याद करो जरा, मैंने पहले बताया हुआ है कि रे में जब मात्रा लगती है किसकी, छोटे ऊ की या बड़े ऊ की, तो कुछ इस तरीके से लगती है। अगर ये बड़े ऊ की मात्रा होती तो कैसे लिखता मैं इसको, ये ऐसे लिखी जाती, और ये छोटे ऊ की मात्रा है तो कैसे लिखी जाएगी, ऐसे लिखी जाएगी। तो ये दुरुपयोग ऐसे लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वर्तनी शुद्धि में आपको पता होना चाहिए दुरुपयोग कैसे लिखा गया है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दुरुपयोग के बाद कौन सा है, दुहु बल। अब इस एग्जाम्पल में जब दुहु बल लिखा हुआ है तो दुहु के साथ क्या है, आप जरा ध्यान से देखो, छोटा ऊ है विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद कौन है, बै। बै किस में आता है, पैफ है, बै, बै यानी कि तीसरे नंबर का हो गया। तो जब यानी कि वो भी फिट बैठता है, कैसे भाई देखो, दुहु प्लस बल, यही तो लिखा हुआ है। विसर्ग से पहले कौन है, ऊ की मात्रा है, यानी कि ऊ है, हमारा काम चल गया। और विसर्ग के बाद कौन है, ये बै, यानी कि तीसरे नंबर का, तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, रे में परिवर्तित होगा। लो जी, और वो भी कौन सा, हलंत वाला। और इधर क्या है हमारा बल, और ये अधूरा है तो कहाँ जाएगा, इस बै के सिर पे नाचेगा और कहेगा कि मैं दुर्बल हो गया हूँ। दुर्बल शब्द हो गया, ये दुर्बल नहीं हुआ, शब्द दुर्बल बन गया, दू प्लस बल मिलके दुर्बल बनता है। ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 3 एग्जाम्पल आप कर लेंगे। बाहिर्मुख, इसमें भी सेम यही है कि छोटे ई की मात्रा है, आगे मैं है, यानी कि 5वें नंबर का है, तो 5वें नंबर का है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, रे में परिवर्तित होगा, तो बनेगा इसका क्या, बाहिर्मुख। और ये वर्तनी शुद्धि में बहुत जगह मैं देख चुका हूं शब्द बाहिर्मुख, ये वर्तनी शुद्धि में आता है, इसलिए इसको खास तौर पे याद रखना, आप करके सॉल्व करना, 1 मिनट में हो जाएगा यार, 1 मिनट तो मतलब ज्यादा बोलता हूँ, 30 सेकंड में हो जाएगा। ये निहि प्लस जन, तो सीधा सा आपको दिख रहा है, तो क्या बनेगा, है निर्जन, निर्जन सुनसान जगह पर, निर्जन यानी कि जहां पे कोई जन ना हो, जंगल। अगला क्या है, नी प्लस धारण, यानी कि निर्धारण, और इसमें भी वही रहेगा, धारण, रे ऊपर चला जाएगा क्योंकि अधूरा है। तो इस तरीके से ये आपकी जो संधि होती है विसर्ग का रे हो जाना। अब हम देखते हैं अपनी तीसरी को, जिसमें होता है विसर्ग का क्षय हो जाना। अब ये देखते हैं क्षय वाली कंडीशन क्या कहती है। तो ये है वो कंडीशन वो जो कहती है कि भाई विसर्ग का किस में परिवर्तन होना है, क्षय में परिवर्तन होना। कैसे होना है कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर का मतलब ए आ ई, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। जैसे पहले वाले में ओ वाले में क्या कंडीशन थी कि ए ही होना है, दूसरे में क्या कंडीशन थी कि ए और आ नहीं होना, उसके अलावा कोई और स्वर हो। अब ये उन्होंने कहा कि भाई कोई भी स्वर हो सकता है आपका, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो सकता है, लेकिन विसर्ग के बाद सिर्फ ये 3 ही हो सकते हैं, च, छ या श। इन तीनों में से अगर कोई होगा तो विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा, श में हो जाएगा। एग्जाम्पल देखे बगैर हम मानेंगे नहीं। चलिए जी एग्जाम्पल देख लेते हैं। रूल लिखने के लिए यहाँ लिख लीजिएगा अपने आप, हर बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। सबसे पहला एग्जाम्पल है अपना निट प्लस चिंत। क्या एग्जाम्पल ने कहा है कि भैया मैं नहीं हूं और प्लस चिंत हूं। हमें तो पता है कि भैया इससे पहले क्या आ रखा है, ये ई की मात्रा है प्लस विसर्ग है, और अगला क्या है आगे, च, यही तो है। च में किसका स्वर है, ई की मात्रा का स्वर है। उससे हमें आगे मतलब नहीं, इधर मतलब नहीं, उधर मतलब नहीं, अपने को तो सिर्फ इन वर्णों से मतलब है। तो ये जो विसर्ग है भाई साहब किस में बदल जाएंगे, श में परिवर्तित हो जाएंगे। बाकी इधर का भी सेम, उधर का भी सेम। तो ये लो जी, इधर का सेम हमने ऐसे कॉपी कर दिया, उधर आगे का हमने क्या करा, चिंत ऐसे कर दिया। अब इसको हम कैसे पूरा करेंगे, ये लो जी निश्चिंत। अब ये मत कहिएगा कि ये इधर मात्रा क्यों आ गई, क्योंकि ये अधूरा है, तो एक मात्रा इधर से जाके आगे च पे मात्रा जा रही है, कभी श पे सोचो इसे, तो ये बन गया आपका निश्चिंत।
ऐसे ही जैसे निह प्लस छल है तो क्या हो जाएगा, ये इसका शय में परिवर्तित हो जाएगा तो हो जाएगा निश्चल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। सेम ऐसे ही दुह प्लस शासन, दुह प्लस शासन यानी कि दुशासन। किसका भाई है ये, दुर्योधन का, दुशासन। तो दुह प्लस शासन, दुशासन। ऐसे ही सेम दुह प्लस चरित, दुश्चरित। ये लो जी, दुश्चरित बन गया दुश्चरित। सेम ऐसे ही निह प्लस चल, तो ये भी किसमें परिवर्तित होगा, शय में। वो आप करके देखिएगा क्योंकि हर बार नहीं अच्छा लगता, बहुत छोटी छोटी सी संधियां हैं। निह प्लस चल यानी कि निश्चल, बन गया निश्चल। नवीन निश्चल याद है, एक पुराने टाइम के हीरो थे नवीन निश्चल, ज्यादा हिट नहीं हो पाए, निश्चल से मुझे याद आ गया, उनका नाम नवीन निश्चल था। चलिए खैर नेक्स्ट देखते हैं अब अपना कि विसर्ग का शय में परिवर्तित हो जाना, मूर्धन्य शय में परिवर्तित हो जाना तो कैसे होता है, इसके लिए भी कंडीशन देखते हैं। तो विसर्ग का मूर्धन्य शय में कब परिवर्तन होता है, विसर्ग का शय में परिवर्तन हो जाता है कब होता है कि विसर्ग से पहले ई और ऊ स्वर हो। इसके बारे में, ये जो तीन है ना हमारे, इसके बारे में एक अच्छी मजेदार बात बताऊंगा आपको अभी, आपको और भी आसान हो जाएगा शय, शय और स के बारे में। उससे पहले आप ये देखिए, विसर्ग से पहले ई स्वर हो या ऊ स्वर हो तथा बाद में कौन हो, कै खे का जोड़ा, टे ठे का जोड़ा और पै फै का जोड़ा हो। जोड़ा मतलब इन दोनों में से कोई भी, यानी कि कै हो, खे हो, टे हो, ठे हो, पै या फै में से कोई भी हो तो विसर्ग किस में बदल जाता है आपका, मूर्धन्य शय में बदल जाता है। क्लियर है कैसे होता है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, निष्कपट, नहीं सॉरी मैं तो पहले ही बोल दिया कि निष्कपट बनेगा, ये निही प्लस कपट है, निही प्लस कपट। अब आप देखिए कैसे होगा, इन्होंने कहा कि विसर्ग से पहले क्या है, ई स्वर होना चाहिए, तो आप यहां देखो निही में क्या होता है भाई, न प्लस ई का ही तो स्वर है, ये ई की मात्रा का ही तो स्वर है, ये हो गया आपका विसर्ग, प्लस यहाँ क्या आ गया कपट। तो ये विसर्ग से पहले कौन है, ई की मात्रा, विसर्ग के बाद कौन है, कै, ये रहा आपका कै। तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य शय में। तो ये जब शय में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, नी, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, तो ये तो बनेगा आपका नी प्लस शय प्लस कपट, और तो किसी की कुछ नहीं चेंज होना। तो ये यानी कि जब हम इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निष्कपट। तो बन गया निष्कपट। सेम ऐसे ही धनु, धनु है प्लस टंकार, क्या लिखा हुआ भैया, धनु विसर्ग प्लस टंकार। तो देखो ऊ की मात्रा है, ये रही ऊ का स्वर निकल रहा है ना इसमें, तो ऊ का स्वर प्लस विसर्ग प्लस कौन आ गया, टे ठे का टे आ गया, तो भी किस में जाएगा ये, मूर्धन्य शय में। जब ये शय में जाएगा तब क्या हो जाएगा ये भाई, ये वाला विसर्ग किस में, शय में परिवर्तित होगा, तो ये जाएगा धनु, धनु प्लस शय प्लस टंकार, तो ये क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। कोई दिक्कत, धनुष टंकार बन गया। ऐसे ही क्या बनेगा, निही प्लस ठुर यानी कि निष्ठुर, और सेम ऐसे निही प्लस प्राण, निष्प्राण। लिखने की जरूरत है क्या लिख ही देता हूं यार, निष्ठुर, ये तो बनेगा ऐसे। देखिए ठे वाला आ जाएगा, ये ठुर वाले में ठे आ गया। ऐसे ही निही प्लस प्राण यानी कि पै वाला आ जाएगा, तो निही प्लस प्राण यानी कि निष्प्राण। अब यहाँ पे इस पै में ये मत कह देना कि रे पहले आया हुआ है, याद रखना ये प्र का मतलब होता है कि ये पै आधा है और रे पूरा है, रे पूरा है इसीलिए जो है ये इसके पैरों में आ जाता है, तब ये बनता है प्रा। कभी कंफ्यूजन में कहने लगो कि नहीं जी रे पहले आ गया यहाँ पे, तो क्लियर। चलिए तो ये बन गया जी आपका निष्ठुर, निष्प्राण, ऐसे बनता है। जैसे दुष्परिणाम, तो दुहु प्लस परिणाम, तो दुहु विसर्ग से पहले ऊ की मात्रा और आगे पै आ गया, तो दुष्परिणाम। अब तीसरा आता है हमारा किसमें, सॉरी तीसरा कह रहा हूं, 5वें नंबर का जो विसर्ग संधि है वो है हमारी कि विसर्ग का स हो जाना। वो इन तीनों के हिसाब से मैंने तीसरा बोल दिया, तो तीसरा यानी कि 5वें नंबर का, जिसमें कि विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, आपके श में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इसकी कंडीशन भी देख लेते हैं कि स में कब परिवर्तित होता है। तो
तो चलिए अब इसको भी देखते हैं। विसर्ग का स हो जाना कब कब होता है? विसर्ग का स, विसर्ग का स तब होता है कि जब विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, स्वर से हमें कोई आपत्ति नहीं है, तथा बाद में क्या आ जाए हमारा, या तो स हो या तय हो या थ हो, तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है? से में परिवर्तित हो जाता है। बगैर एग्जाम्पल देखे हम मानते नहीं है, तो इसलिए एग्जाम्पल भी देखिए। निही प्लस तार, लीजिए जी, निही प्लस तार। अब विसर्ग से पहले कौन है? ई की मात्रा है, छोटे ई की मात्रा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई भी स्वर हो। और बाद में कौन है? तय, तय थ द, इनमें से कोई भी आ जाए, तय थ और स, इनमें से कोई, तो ये विसर्ग ये किस में परिवर्तित हो जाता है? ये विसर्ग परिवर्तित हो जाता है स में, हलंत के साथ। बाकी सारा हम ऐसे ही कॉपी करेंगे, तार प्लस निही, तो ये क्या बन जाता है आपका? निस्तार। बन गया जी निस्तार। कोई ये ल नहीं है भैया, तय है, तो बन गया निस्तार। कैसे बना? बड़ा आराम से। और दुनिया में सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मतलब मुझे पर्सनली पसंद है, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। इसका मतलब किसी और दिन बताऊंगा आपको कि इसका सही मीनिंग क्या है। ओम नमः शिवाय। बहुत सारे लोग अब नमस्ते करना भी बंद कर सकते हैं ये सुन के, क्योंकि हम नमः प्लस ते मतलब हम किसी के सामने झुकते हैं, तो नमः यानी कि नमः यानी कि वो जो सृष्टि को रचते हैं, ओम नमः शिवाय, तो वहाँ पर नमः का मतलब समझ लीजिए आप क्या है। और ते जुड़ के देखिए कैसे बनता है। विसर्ग से पहले कौन है? ए स्वर है, विसर्ग के बाद कौन है? तय व्यंजन है, उस समय दिक्कत ही नहीं है कुछ। तो ये क्या बन जाएगा? विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये स में परिवर्तित हो गया, स में परिवर्तित हो गया, तो बाकी ऐसे का ऐसे ही कॉपी कर लो, आगे का आगे, पीछे का पीछे, तो ये बन गया भैया नमः स ते। तो बहुत सारे लोग जो आज तक नमस्ते करते थे ये सोच के कि भाई अगर हमने जय श्री राम बोल दिया, या हमने जय भोलेनाथ बोल दिया, या राम राम जी कर दिया, तो हम किसी भगवान का नाम ले रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा। ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अपने आप को नास्तिक मानते हैं या फिर धर्म से थोड़ा दूर लेके जाते हैं, तो वो नमस्ते करने लग गए हैं आजकल। तो ऐसा नहीं है कि आप नमस्ते करते हैं तो आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं। राम राम जी बोलिए या नमस्ते बोलिए, नमः, ओम नमः, नमः वाला नमः, और ते यानी कि हम उसको उसके सामने सर झुकाते हैं, यही मान लीजिए। वैसे और क्या कहूँ आपको, क्या समझाऊँ आपको। तो ये हो गया आपका नमः प्लस ते मिलके बन गया आपका नमस्ते। बाकी आपकी मर्जी है, राम राम जी कहो या नमस्ते कहो, आप कर उस ईश्वर की प्रार्थना रहे हो। फंस गए? चलिए खैर, ये हो गया। ऐसे ही आप कहेंगे भैया निसंताप, तो निसंताप बन जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे इसे कराने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझते ही हैं, बार बार कराने की कोई जरूरत नहीं है। थू, थू प्लस, नेक्स्ट है आपका दुहु प्लस थकार, तो ये क्या बन जाएगा? दुस थकार। बताने की जरूरत तो नहीं है ना, उम्मीद करता हूं तुम समझ जाओगे। इसे करो, करके देखना एक बार। चलिए इससे नेक्स्ट कौन सा होता है? विसर्ग का लोभ। अच्छा एक और चीज जाने से पहले फटाफट, इसमें एक जगह पे अपवाद है। कहां पर है वो अपवाद? क्या है? सॉल्व आप करेंगे, निही प्लस सिद्ध। ये आपका क्या बनता है? ये बनता है आपका निषिद्ध, ऐसे बनता है। तो ये एक आपका अपवाद है, इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे अभी तक ये किसी एग्जाम में पूछा नहीं है निषिद्ध, लेकिन अपवाद है तो याद रख लीजिए। क्या पता कब कौन मेरे जैसा मास्टर जी जाग जाए, उसके दिमाग में आ जाए कूड़ा, और हो गया कि नहीं मुझे तो बच्चों को फंसाना है, तो वो निही प्लस सिद्ध आपको देगा और आपसे कहेगा कि बताओ इसका क्या है, या फिर निषिद्ध की आपको कहेगा कि संधि विच्छेद करो। तो उस टाइम पे एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये एक अपवाद के तौर पे है। चलिए अभी मैंने कहा था ना आपसे कि इन तीनों के बारे में एक मजेदार चीज बताऊंगा, तो वो देखते हैं। अब आप बताइए मुझे जरा, जब शय परिवर्तित हो रहा था आपने किस 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 के साथ करा था? अच्छा चलिए एक काम करिए, आप पहला और दूसरा वर्ग लिखिए, कै और ख, च और छ, ट ठ, त थ, प फ। यही है ना आपके? जब च और छ थे तो आप किस में गए थे? शय में परिवर्तित हुए थे, याद है?
जब आप तय और थ में थे तब आप किस में परिवर्तित हुए थे? से में परिवर्तित हुए थे। और उससे अलग जब आप कै खे, टैट है और पै फै थे तब आप किस में परिवर्तित हुए थे? मूर्धन्य से में परिवर्तित हुए थे। तो कुछ लिंक बन रहा है आपका। देखिए तय और थ दोनों कैसे हैं, याद करिए, करके अच्छे से बताइए। त थ द ध दन तय दांत से बोले जाते हैं। जब ये दोनों दंत हैं तो किसके साथ जाएंगे? अपने भाई के साथ जाएंगे, क्योंकि ये भी दंत है। च छ ये दोनों कौन से वाले हैं? च छ कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं, इसलिए ये अपने भाई के साथ जाते हैं किसमें? श में। और बचा कौन ये? ट ठ ये कहाँ के हैं? मूर्धन्य, तो ये जाता है अपने भाई श के पास, जो मूर्धन्य श होता है। और साथ में लेके जाता है किसको? अपने दोस्तों को भी, कै को भी, कै खे को भी और पै फै को भी। है ना मजेदार चीज, लिंक बनता है। तो ये लिंक याद रखिएगा मेरे भाई, कि जो विसर्ग का लोप चेंज होता है किसमें? श में, श में और स में। वो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से रख दिया कि नहीं यार मेरी मर्जी आई, मैंने कै खे को इसके साथ पहुंचा दिया, च छ को श के साथ पहुंचा देना, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है वो। तो ये रूल याद रखिएगा जरा, मतलब रूल कुछ नहीं, बस ये तो याद रखने की बात है कि हाँ ये हुआ कैसे। रूल तो यही है बेसिकली। चलिए तो अगला देखते हैं, विसर्ग का लोप हो जाना। तो विसर्ग का लोप किस किस कंडीशन में होता है? विसर्ग का लोप सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, किसमें? कि जब विसर्ग के बाद कौन आ जाए? ये रे भाई साहब आ जाते हैं। तो ये क्या कर देते हैं? विसर्ग का लोप कर देते हैं। तथा साथ में क्या होता है कि विसर्ग से पहले जो स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। समझे? विसर्ग से पहले का जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, और विसर्ग के बाद जो रे होता है वो उस विसर्ग को ही लोप कर देता है। लोप मतलब खत्म कर देता है। चलिए कैसे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है भाई साहब? ये लिखा हुआ है निहि प्लस रोग। निहि प्लस रोग। आपकी बाँछें खिल गई क्या देख के? कि भैया विसर्ग के बाद रे आ रहा है, विसर्ग के बाद रे आ रहा है, तो ये विसर्ग के इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब सीधा सा है कि ये तो खत्म हो जाएगा, इसकी तो कहानी खत्म हो गई। तो बचा तो ये रोग। रोग को थोड़ी कुछ होना है, रोग। अब विसर्ग से पहले कौन है? विसर्ग से जस्ट पहले का जो स्वर है वो कौन है? अगर आप देखो तो ये न प्लस ई की मात्रा ही तो है, और इसको ये क्या कर देगा? इस स्वर को दीर्घ कर देगा, और इसका दीर्घ कौन था? ई की, बड़ी ई की मात्रा। तो जब ये बड़ी ई की मात्रा होगी तो ये नी के साथ कैसे जाएगी? ये जाएगी ऐसे। तो ये बन जाएगा क्या आपका? निरोग, यानी कि निरोग काया, जिसमें कोई रोग ना हो। तो बन गया निरोग। जैसे नी रस, निहि प्लस रस, क्या बनेगा इसका? निहि प्लस रस का। सीधी सी बात है, रे आ गया तो विलोप होना है, और इधर की मात्रा बड़ी होनी है। तो ये क्या बन जाएगा? नीरस। नीरस जिसमें कोई रस ना हो। और निहि प्लस रव, नीरव मोदी चोर है, ये बन गया जी नीरव। ये ऐसे बनता है नीरव, निहि प्लस रव, इसका लोप हो गया और नीरव मोदी चोर हो गया। भाई बहुत पैसा लेके भागा है नीरव मोदी भारत का। लाएंगे, पकड़ के लाएंगे तुझे किसी दिन। मोदी ना लाएंगे तो योगी लाएंगे, योगी ना लाएंगे तो राहुल गांधी लाएंगे, कोई एक तो लाएगा ही। जिसकी भी सरकार होगी वो लाएगा। और नहीं भी आया तो हम कौन सा कुछ कर लेंगे यार, हमारे बस की होता तो हम जाने ही क्यों देते उसे। बाकी कुछ नहीं कहना चाहूँगा भाई, सरकारी मामला है, क्या पता सरकार मुझे ही कहने लगे तुम कौन बोलने वाले। चलिए खैर, ये मजाक की बात है। तो नीरव कैसे बना, वो नीरव से याद आ गया, नीरव मोदी चोर है। यहाँ भैया मोदी को नहीं कह रहा हूँ, कभी मोदी को समझ लो, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। ये नीरव, नीरव मोदी वाला मोदी है, ये नीरव नरेंद्र मोदी नहीं है। वो तो अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं। चलिए ये नीरव हो गया। तो ये बेसिकली ऐसे होता है कि आपका जो लोप होता है विसर्ग का, वो कैसे होता है। अभी इसमें एक और चीज रहती है, अभी मैंने आपको अधूरा बताया। मैंने कहा ना कि किताबों में अधूरा लिखा रहता है, तो किताबों में सिर्फ इतना ही लिखा रहता है। उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए अपनी, जो मैंने नहीं लिखी अभी, अब बताता हूँ। कि विसर्ग से पहले यदि क्या हो, कि विसर्ग से पहले यदि ए और आ का स्वर हो, ए या आ का स्वर हो, किससे पहले? विसर्ग से पहले, और बाद में क्या हो? यहां पे अन्य स्वर हो। खाली ये रे डाकू नहीं है, ये अन्य स्वर भी डाकू हैं। अन्य स्वर कौन? ई, उ, री,
री, ए, आए, ओ और औ, ये सब भी डाकू है भाई। ये भी क्या करते हैं, ये भी विसर्ग को खा जाते हैं, यानी कि उनका लोप कर देते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल देखो, एक किताबों में एक ही लिखा रहता है, ये दूसरा भी लिख लो, कुछ में ये लिखा रहता है, कुछ में ये लिखा रहता है, दोनों एक जगह कहीं नहीं लिखे होते हैं। तो विसर्ग का जो लोप होता है वो दो कंडीशन में होता है, एक जब विसर्ग के बाद रे आ जाता है और प्लस विसर्ग से पहले का जो स्वर है वो क्या हो जाता है, वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा कि विसर्ग से पहले ए और आ का स्वर हो और उसके बाद अन्य स्वर हो, तब भी ये जो विसर्ग है गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अतः प्लस एव, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। तो अतः प्लस एव मिलके क्या बनाते हैं, आपको देखा जाए तो इससे पहले कौन है, यहाँ पे ए का स्वर है और बाद में इससे भिन्न स्वर ए का है, ये वाला ए का है, तो ये क्या बन जाता है, अतः एव, ये शब्द बन जाता है। और यही एक लौता एग्जाम्पल है जो इस काम को करता है। तो मुझे लगता है कि आप विसर्ग का लोप समझ गए होंगे कि कैसे होता है विसर्ग का लोप। दो कंडीशन में होता है, दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। पहली कि विसर्ग के बाद कौन हो, रे हो, तो वो लोप हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या करेगा, विसर्ग से पहले वाला, जस्ट पहले वाला जो स्वर है उसको दीर्घ कर देगा। और दूसरी कंडीशन ये कि विसर्ग से पहले ए और आ हो और बाद में अन्य कोई स्वर हो तो भी वो विसर्ग का लोप कर देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, विसर्ग में परिवर्तन न होना। भाई सीधी सी बात है, जब लोप हो रहा है, गायब हो रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होगी जिसमें नहीं जी मैं तो नहीं जाता, अड़ के खड़ा हो गया, मैं तो लो बन गया जाट देवता, मैं तो नहीं जाता, अकड़ गया, मैं नहीं जा रहा। तो ऐसी भी कंडीशन है। तो विसर्ग का परिवर्तन न होना, देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन में विसर्ग जो है जाट देवता बनता है। क्या मजाक की बात है ना, परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उस कंडीशन को देखते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन में है जिसमें कि उसमें परिवर्तन नहीं होता है। वो कंडीशन ये कहती है कि विसर्ग से पहले आपका क्या आ जाए, कौन सा स्वर आ जाए, ए स्वर आ जाए, तथा बाद में कौन हो, कै खे, क्योंकि ये तो जोड़े में आते हैं, याद रखना इन बातों को। कै खे बुक में सिर्फ आपको मिलेगा कै या पै, लेकिन खे नहीं मिलेगा, फै नहीं मिलेगा। तो कै खे एक साथ हो या पै फै हो, यानी कि इन चारों में से कोई भी व्यंजन आपका आ जाए हलंत के साथ है भाई। ये कभी ये कहने लगो कि ये क्यों नहीं लिखा, तो वो आप समझ लेना अपने आप हो। तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है प्रातः प्लस काल, क्या लिखा हुआ है, प्रातः प्लस काल। तो विसर्ग से पहले कौन है, आप यहाँ देखोगे तो अपने आप ए स्वर आ जाएगा, और विसर्ग के बाद कौन है, कै है। तो इसका मतलब इसमें विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि प्रातः काल ऐसे लिखा जाता है। सेम ऐसे ही ये अंतःकरण, तो अंतःकरण में भी वही है, तो अंतःकरण भी ऐसे लिखा जाता है बुक में हमेशा। सेम एज अधपतन, अधपतन ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी कि विसर्ग वहीं का वहीं टिका रहेगा, अपनी जगह से नहीं जाएगा। समझ में आई बात। आप चाहो तो किसी में भी देख लो, जैसे अंत है, इसमें क्या आ रहा है, ए स्वर आ रहा है, अध है, ए स्वर आ रहा है, पीछे कौन है, कै है, पीछे कौन है, पै है। तो भैया कै खे पै फै में से इन चारों में से कोई भी आ जाए तो आपका क्या होगा, विसर्ग कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जब ऐसी कंडीशन होती है तो कुछ जगह, क्योंकि भाई जाट भी कहीं मरता होगा, नहीं मरता होगा, मरता होगा ना, बिल्कुल मरता होगा। तो ऐसे ही मान लीजिए आप कि भाई साहब जाट देवता यहाँ पे आके मर जाते हैं, कि वो कहते हैं कि नहीं भैया मेरा लोप हो जाएगा, टेंशन ना लो, मैं भी कौन सा अमृत का प्याला थोड़ी पी के आया हूँ, मरना तो मुझे भी है। तो वो क्या होता है, वो कंडीशन क्या होती है कि जब नमः प्लस पुरः, ये दो आते हैं, नमः का कोई भी आ जाए तो वो ऐसे ही करेगा। ये नमः प्लस पुरः में आता है और साथ में पीछे जुड़ गया आपका कार, तो ये क्या बन जाता है आपका, नमस्कार। नमः यानी कि ये जो विसर्ग है आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, इस हलंत वाले से में परिवर्तित हो जाता है, जिसे आप दंत्य से बोलते हैं, इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ये नमः आगे हो गया कार, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, नमस्कार। ऐसे ये पुरस्कार। समझ में आ गया। तो ये दो कंडीशन होती है, इस अपवाद को आप याद रखिएगा। इन दोनों कंडीशन में, यानी कि इन दो उसमें आपका जो ये विसर्ग है जिसमें परिवर्तन नहीं होना था वो भी परिवर्तित हो जाता है, और परिवर्तित होके कहाँ पहुंच जाता है, से में परिवर्तित हो जाता है। और बाकी ये इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल होंगे जिनमें विसर्ग से पहले ए स्वर हो और विसर्ग के बाद कै खे पै फै, इन चारों व्यंजन में से कोई सा भी व्यंजन हो,
तो विसर्ग परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन इस कंडीशन में हो जाता है। अब देखने के लिए आप देखो विसर्ग के बाद यहाँ कौन है, विसर्ग से पहले कौन है, यहाँ पे ए स्वर है, और विसर्ग के बाद कौन है, कै। विसर्ग से पहले कौन है, ए स्वर है, विसर्ग के बाद कौन है, कै। तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन होता है। ये अपवाद, इस अपवाद को याद रखिएगा। लास्ट बचता है इस संधि में, जो इसका लास्ट ही है और संधि का भी लास्ट मान लीजिए। ये एग्जाम्पल शायद आपको इसका कोई अभी तक एग्जाम में भी नहीं दिखा, एक सिर्फ प्रथमोध्याय अध्याय से अलावा मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया कि विसर्ग का लुप्तकार हो जाना। देखते हैं विसर्ग का लुप्तकार होना। तो विसर्ग संधि के एंड पे हम आ चुके हैं, और इसमें क्या है, लुप्तकार का आना। कैसे आता है ये देखिए। विसर्ग में लुप्तकार का आगमन। विसर्ग में जब भी विसर्ग से पहले कौन हो, ए स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद भी ए स्वर हो, यानी कि दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ क्या हो, ए स्वर हो, तो विसर्ग में जो है लुप्तकार का आगमन होता है। इसके लिए एक ही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, पर एक से ही समझ जाएंगे आप, आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं आता नहीं है। अभी तक मैंने कहीं देखा नहीं है किसी एग्जाम में। अगर आपकी नजर पड़ जाए तो जरूर ध्यान रखिएगा। क्या होता है इसका सूत्र क्या कहता है कि विसर्ग से पहले कौन हो, ए स्वर हो, विसर्ग के बाद कौन हो, ए स्वर हो। तो ये दोनों मिलके, पहला ए और विसर्ग मिलके तो किस में परिवर्तित हो जाते हैं, ओ में। और ये जो पीछे वाला ए है, इसकी जगह क्या बन जाता है, एक इस तरीके का, ये जो एस सिंबल अंग्रेजी में देखते हैं, ये आपके अंग्रेजी में एस होगा, लेकिन हिंदी में इसको बोला जाता है लुप्ताकार। सही है जी, समझ में आई बात। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, प्रथम, ये प्रथम है प्लस अध्याय, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका जब लिखा हुआ है तो आप इसको देखिए जरा अच्छे से एक बार, कि ये क्या है, बेसिकली विसर्ग है। विसर्ग से पहले कौन लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं में अपने आप यहाँ पे आपको ए स्वर दिखाई दे जाएगा। तो इस विसर्ग से पहले कौन हो गया, यहाँ पे ए स्वर हो गया, प्लस विसर्ग के बाद कौन लिखा हुआ है, अध्याय, यानी कि यहाँ पर भी ए है। तो दोनों तरफ विसर्ग के इधर भी ए है और इधर भी ए है, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ओ की मात्रा बनाएंगे, और ये क्या बनाएगा, लुप्ताकार बनाएगा। अब बाकियों को आप कॉपी करिए जी। ये जो ये है इधर का क्या है, प्र थ मैं में से ए स्वर निकल के तो विसर्ग संधि में गया था। चलो जी, ये बना था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ओ में परिवर्तन हो गया। और ये जो अगला ए है, इसकी जगह क्या आ गया यहाँ पे, लुप्ताकार। और बाकी बचा ध्याय, ये अलग रहेगा, ये क्या है, ध्याय। अब आप इसको जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, प्रथा, मैं पे किसका स्वर मिल गया, ओ का, तो क्या हो जाएगा, मो, लुप्ताकार, और आगे क्या है, ध्याय। तो बन गया आपका प्रथमोध्याय। ये रहा जी वो प्रथमोध्याय, ऐसे बनता है। तो यहाँ पर आकर हमारी विसर्ग संधि की जय बुल जाती है यानी कि विसर्ग संधि यहाँ पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी। अब हम आपसे विदा लेते हैं संधि के लिए, और नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलेंगे किसके साथ, संधि के जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके साथ। करीब करीब 40-50 क्वेश्चन हम इसके करेंगे। तो अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप हमारा सपोर्ट करिए, लेक्चर को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी डेट या यूपी एसआई की या यूपी पुलिस की या इस तरीके की हिंदी की कंपटीशन की, जहाँ पे हिंदी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। बस इतना ही सहयोग आपसे चाहिए। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा, हमने कुछ गलत पढ़ा है, तो नीचे कमेंट में लिखिए कि आपने ये गलत पढ़ा है, ताकि हम आगे इस चीज़ को ठीक कर सकें। अगर हमने कुछ गलत पढ़ा दिया है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि गलत हो सकता है कि हमने कोई लिखते हुए गलती कर दी हो, तो आप उसे हमारा पॉइंट आउट करिए, ताकि और भी बच्चे गलत ना पढ़ें, अच्छे से समझ सकें कि हाँ भाई हमने क्या गलती करी, वो खुद से भी सीख सकें। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।